हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अनन्या है। आज हम एक ऐसा टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत जरूरी बट कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन चुका है। हाँ, हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक की। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है ये छोटा सा सस्ता सा मटेरियल हमारी धरती या हमारे फ्यूचर के लिए श्राप है या वरदान? आज हम पूरी प्लास्टिक का कहानी जानेंगे, उसके जन्म से लेकर उसके आज के बड़े संकट तक। तो चलिए इसे पार्ट वाइज समझते हैं। तो पहला टॉपिक है प्लास्टिक का जन्म और उसकी बनावट। प्लास्टिक कोई एक दिन की खोज नहीं है। इसकी शुरुआत 19th सेंचुरी में हुई थी, जब लोग नेचुरल मटेरियल्स का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे। पहली सफल सिंथेटिक प्लास्टिक बनाने का क्रेडिट जाता है लियो हेनरिक बेकलैंड को। 1907 में उन्होंने बेकेलाइट बनाया। बेकेलाइट पहला फुल्ली सिंथेटिक यानी पूरी तरह मैन मेड प्लास्टिक था। इसकी बहुमुखी उपयोगिता और मजबूती ने पूरा दुनिया बदल दी। इसके बाद तो पूरी प्लास्टिक का लाइन ही लग गई, पीवीसी, नायलॉन, पॉलीथीन एक्सेट्रा। अब बात करते हैं दूसरी टॉपिक, प्लास्टिक बनता कैसे है। प्लास्टिक बेसिकली एक पॉलीमर है। पॉली का मतलब बहुत सारे और मार का मतलब हिस्से। इसका मेन रॉ मटेरियल है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। रिफाइनिंग प्रोसेस के दौरान पेट्रोलियम से कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स निकलते हैं जिसे मोनोमर्स कहते हैं। इन मोनोमर्स को केमिकली जोड़ा जाता है और जब ये लंबी चेन्स बनाते हैं तो वही प्लास्टिक होता है। अब आपका मन में सवाल उठ सकता है, जब पेट्रोलियम इतना महंगी है तो प्लास्टिक इतना सस्ता कैसे? तो इसका जवाब है, प्लास्टिक पेट्रोलियम का मेन प्रोडक्ट नहीं है बल्कि बाई प्रोडक्ट है। जब हम पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन निकालते हैं तो उसका बचा हुआ हिस्सा होता है, उसे प्लास्टिक बनाने में यूज किया जाता है। तो रॉ मटेरियल काफी हद तक वेस्ट होता है, इसीलिए सस्ता पड़ता है। प्लास्टिक बनाने की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जैसे इंजेक्शन मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग, एक्सट्रूजन बहुत ही एडवांस्ड और एनर्जी एफिशिएंट है। मैस प्रोडक्शन में कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जिसके चलते प्राइसेस कम रहते हैं। हर प्लास्टिक एक जैसा नहीं होता। हमारा हर प्लास्टिक प्रोडक्ट के नीचे एक छोटा सा कोड होता है जो उसकी पहचान है। तो आपका मन में सवाल उठ सकता है कि ये कितना टाइप्स का होता है। प्लास्टिक को मेन 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिन्हें रेजिन आइडेंटिफिकेशन कोड्स यानी RIC या रिसाइकलिंग कोड्स कहा जाता है। तो पहला है कोड नंबर 1। इसका नाम है PET/PETE यानी पॉलीइथिलीन टेरेप्थालेट। इसका यूज वाटर, कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स, जार बनाने में होती है और इसकी मेसिंग प्रोसेस ब्लो मोल्डिंग है। नेक्स्ट कोड नंबर 2। इसका नाम है HDPE यानी हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। इसका यूज मिल्क जग्स, डिटर्जेंट बॉटल, शैम्पू बॉटल्स बनाने में होती है। इसकी मेसिंग प्रोसेस ब्लो मोल्डिंग और एक्सट्रूजन है। अब है कोड नंबर 3। इसका नाम है PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसका यूज पाइप्स, विंडो फ्रेम्स, क्रेडिट कार्ड बनाने में होती है। इसका मेसिंग प्रोसेस एक्सट्रूजन और इंजेक्शन मोल्डिंग है। कोड नंबर 4, जिसका नाम है LDPE यानी लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, जिसके यूज क्लिंग रैप, प्लास्टिक बैग्स बनाने में होती है। इसकी मेसिंग प्रोसेस फिल्म एक्सट्रूजन है। कोड नंबर 5, जिसका नाम है PP यानी पॉलीप्रोपिलीन, जिसकी यूज दही, घी कंटेनर्स, फूड कंटेनर्स, कार पार्ट्स जैसे में होती है। इसके मेसिंग प्रोसेस इंजेक्शन मोल्डिंग है। कोड नंबर 6, जिसका नाम है PS यानी पॉलीस्टाइरीन, जिसकी यूज डिस्पोजेबल प्लेट्स, कप्स, थर्मोकोल, स्टाइरोफोम जैसे में होती है। इसका मेसिंग प्रोसेस इंजेक्शन मोल्डिंग और थर्मोफॉर्मिंग है। कोड नंबर 7, ये कॉमन यूजेस के लिए है, कोई अलग सा नाम नहीं है। ये पॉलीकार्बोनेट, नायलॉन, एक्रिलिक ये सब होती है। ये बेबी बॉटल्स, मेडिकल आइटम, सन ग्लासेस, फूड कंटेनर्स जैसे में यूज होती है और इसकी कोई अलग सा मेसिंग प्रोसेस नहीं है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक, डिकम्पोज क्यों नहीं होता? यही प्लास्टिक का सबसे बड़ा मसला है। प्लास्टिक को जो लंबी पॉलीमर्स चेन्स होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ी होती है। नेचर में मौजूद बैक्टीरिया या फंगी के पास ऐसा कोई एंजाइम्स नहीं होती है जो इन बॉन्ड्स को तोड़ सके। प्लास्टिक टूटता जरूर है लेकिन डिकम्पोज नहीं होता। सनलाइट यानी UV रेडिएशन से ये छोटी छोटी टुकड़ों में टूट जाते हैं, जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक्स कहते हैं। माइक्रोप्लास्टिक हजारों साल तक एनवायरनमेंट में रहते हैं और हर चीज जैसे पानी, खाना, हवा में मिल जाते हैं। तो अब एक बड़ा सवाल, प्लास्टिक आने के पहले दुनिया कैसी थी
और इसके आने के बाद हमें क्या फायदा हुआ? प्लास्टिक का इन्वेंशन के पहले लोग नेचुरल और ट्रेडिशनल मटेरियल्स यूज करते थे। जैसे प्लास्टिक के पहले लोग कांच यूज करते थे, जिसका यूज बॉटल्स और कंटेनर्स में होती थी। इसका नेचर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट रीयूजेबल और रिसाइकलेबल था, और नेगेटिव इम्पैक्ट नाजुक, हेवी और ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा फ्यूल। लोग धातु का भी यूज करते थे, जिसका यूज यूटेंसिल्स और कंटेनर्स में था। इसका नेचर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट ड्यूरेबल था, और नेगेटिव एक्सपेंसिव, जंग लगना और माइनिंग का इम्पैक्ट। प्लास्टिक के पहले लोग कागज का भी यूज करते थे। लोग कागज का यूज पैकेजिंग और बैग्स बनाने में करते थे। इसका नेचर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट था, ये डिकम्पोज होता है, और नेगेटिव इम्पैक्ट फॉरेस्ट काटना पड़ते थे। पानी और एनर्जी का ज्यादा उपयोग। लोग कपड़ा का भी यूज करते थे बैग्स और रोप्स बनाने के लिए। इसका नेचर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट था सस्टेनेबल, और नेगेटिव इम्पैक्ट प्रोडक्शन में टाइम लगना और महंगा होना। लोग हाथी का दांत और टर्टल सेल भी यूज करते थे। ये ज्यादातर डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में यूज होती थी। इसका नेचर पर ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट था, जैसे जानवर का हत्या। ये सब तब भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट था, लेकिन वो सब मोस्टली लोकलाइज्ड था। प्लास्टिक की तरह नॉन बायोडिग्रेडेबल ग्लोबल वेस्ट नहीं था। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्लास्टिक आने के बाद क्या फायदा हुआ। प्लास्टिक का कई इनक्रेडिबल बेनिफिट्स है, जैसे हाइजीन और हेल्थ। मेडिकल फील्ड में प्लास्टिक ने रेवोल्यूशन ला दिया है। सिंगल यूजेस आइटम जैसे सिरिंजेस, आईवी बैग्स, ग्लोव्स से इन्फेक्शन का खतरा बहुत कम हो गया है। फूड सेफ्टी। प्लास्टिक पैकेजिंग खाना को बहुत टाइम तक फ्रेश रखता है, जिससे खाना खराब होना बहुत कम होता है। कार में ईयर बैग्स, हेलमेट्स, लाइट वेट कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, वेयर्स का इंसुलेशन, ये सब प्लास्टिक के वजह से पॉसिबल है, जिससे सेफ्टी बढ़ी है। फ्यूल एफिशिएंसी। कार, प्लेन्स और रॉकेट्स में लाइट वेट प्लास्टिक पार्ट्स यूज होने की वजह से फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ी है और पॉल्यूशन कम हुई है। सस्ता और एक्सेसिबल। इसके सस्तापन ने चीजों को आम आदमी तक पहुंचाने में आसान कर दिया है। अब बात करते हैं प्लास्टिक का संकट और उपाय। बेनिफिट्स अपने जगह पर है, लेकिन आज जो हम लोग प्लास्टिक का ढेर में खड़े हैं, उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं समुद्र में प्लास्टिक का बड़े बड़े आइलैंड बन चुका है। कैलिफोर्निया और हवाई के बीच में पैसिफिक ओशियन में एक बहुत बड़ा कचरे का भंडार बन चुका है, जिसे ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच कहते हैं। ये ज्यादातर माइक्रो प्लास्टिक से बना है, जो फिश, बर्ड्स और मैरीन लाइफ के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जानवर इसे भोजन समझकर खा लेती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। माइक्रो प्लास्टिक सिर्फ बॉटल्स और बैग से नहीं आते हैं। इसका एक बहुत बड़ा सोर्स हमारे कपड़े है। पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये सब प्लास्टिक बेस्ड सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। जब हम इन कपड़ों को धोते हैं तो हर धुलाई में हजारों छोटे छोटे प्लास्टिक का रेसे निकलते हैं। ये रेसे इतना छोटे हैं कि पानी साफ करने वाले फिल्टर्स भी इन्हें रोक नहीं पाते, और ये सीधे हमारे रिवर्स और ओशियंस में चले जाते हैं। सोचिए, आपका पसंद का पॉलिस्टर टी शर्ट भी हर बार धुलने पर प्लास्टिक पॉल्यूशन कर रही है। अब ये टॉपिक पर बात करते हैं, माइक्रो प्लास्टिक इंसान और सेहत का खतरा। और यहाँ से शुरू होता है अगला और सबसे बड़ा खतरा। रिसर्च में माइक्रो प्लास्टिक ब्लड, लंग्स और मासूम बच्चे का प्लेसेंटा में भी पाया गया है। सेहत पर असर। प्लास्टिक में मौजूद टॉक्सिक केमिकल्स निकलकर हमारे खून में मिल जाते हैं। ये केमिकल्स हमारे हार्मोनल सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिससे रिप्रोडक्टिव हेल्थ और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा। नया स्टडीज ने ये भी बताया है कि जिन लोगों का ब्लड वेसल्स में माइक्रो प्लास्टिक्स पाए गए, उन्हें हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा 2 गुना हो गया था। फिजिकल डैमेज। लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम में ये पार्टिकल्स सूजन पैदा कर सकता है और लंबा समय में कैंसर का बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये इनविजिबल दुश्मन हमारी बॉडी को अंदर से खोखला कर रहा है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर प्लास्टिक कंट्रोल का उपाय क्या है? साइंटिस्ट और इंजीनियर्स इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, जैसे कि केमिकल रिसाइकलिंग। प्लास्टिक को उसका बेसिक केमिकल्स ब्लॉक में तोड़कर उसे नए प्लास्टिक में कन्वर्ट करना, ये एक तरह से प्लास्टिक को री इंजीनियर करना है। एंजाइम बेस्ड डिकम्पोजिशन। कुछ खास बैक्टीरिया और एंजाइम्स की खोज हुई है जो प्लास्टिक को बहुत तेजी से डाइजेस्ट कर सकते हैं, जैसे आइडोनेला सटेनेसिस बैक्टीरिया। एडवांस सॉर्टिंग।
एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस सेंसर्स का यूज करके रिसाइकलिंग प्लांट्स में अलग अलग प्लास्टिक को ज्यादा एफिशिएंसी से अलग करना। गैसिफिकेशन, प्लास्टिक को हाई टेम्परेचर पर हीट करके उससे फ्यूल या एनर्जी बनाना। इसका एग्जाम्पल चाइना का इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। ये वेस्ट को एनर्जी में बदलना है, लेकिन इसमें पॉल्यूशन कंट्रोल जरूरी है। तो अगला टॉपिक है, क्या प्लास्टिक बंद करना सही होगा? अगर हम सारा प्लास्टिक बंद कर देते हैं तो ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक शॉक होगा और हमारे पास मेडिकल और सेफ्टी एप्लीकेशन के लिए तुरंत ऑल्टरनेटिव नहीं होंगे। प्लास्टिक को बंद करने से ज्यादा सही है उसका सिंगल यूज फॉर्म को बंद करना और ऑल्टरनेटिव्स को प्रमोट करना। बायो प्लास्टिक्स जैसे PLA, PHA जो नेचुरल सोर्सेस जैसे कॉर्न स्ट्रेच से बनते हैं और जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं। रीयूजेबल मटेरियल्स, स्टील, कांच, बैम्बू, पेपर का ज्यादा यूज करना। सिलिकॉन, ये एक सेफ ऑल्टरनेटिव है जो प्लास्टिक जैसा दिखते हैं लेकिन बनावट में अलग है। एंड में सवाल यही है, प्लास्टिक शराब है या वरदान? प्लास्टिक अपने आप में शराब नहीं है, ये एक साइंटिफिक मार्वल है जो हमारी लाइफ को बहुत आसान बनाया है, लेकिन हमारे यूज करने के तरीका जरूर एक शराब बन गया है। तो आगे का रास्ता क्या है? हम सबको यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल प्रिंसिपल को सीरियसली फॉलो करना होगा और सिंगल यूज प्लास्टिक को अवॉइड करें। प्लास्टिक को यूज करने के बाद कचरे में ना फेंके, बल्कि उसे रिसाइकल के लिए अलग करें। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को ऐसा प्लास्टिक बनाना चाहिए जो डिकम्पोज हो सके या 100% रिसाइकलेबल हो। याद रखिए, हम प्लास्टिक के बिना जी सकते हैं, लेकिन एक क्लीन धरती के बिना जी नहीं सकते। हमें इस इनक्रेडिबल इन्वेंशन की गुलाम नहीं, बल्कि इंटेलिजेंट यूजर बनना है। आपकी रोज की जिंदगी में छोटी छोटी बदलाव लाइए। आपका पानी का बोतल और बैग साथ में रखिए। ये छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना और आपको किस तरह के वीडियो चाहिए जरूर कमेंट करके बताना और ऐसे वीडियोस के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद।